अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमेरात का दिन हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टोरी है। पार्टी के बानी को मुश्किलात हैं तो पीटीआई बात करे। वालदा के इंतकाल पर सुपरिटेंडेंट जेल ने छुट्टी ना दी। कमर में दर्द के बावजूद खतरनाक कैदियों वाली गाड़ी में बिठाया गया। कैंसर पेशेंट होते हुए भी कभी जेल से इसका जिक्र नहीं किया। ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्ला अंडर ट्रायल थे, ज़मीनों पर लटाया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। वज़ीर आज़म साहब का असम्बली फ्लोर पर एक खिताब बहुत दो टोक अल्फाज में उन्होंने तमाम तर ये गुफ्तगू की और उन्होंने अपोजिशन को ये बताया कि ख़ास तौर पर ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ मुल्क मुश्किल हालात में है वहाँ कोई इस तरह की कैफियत मस्बत साबित नहीं हो सकती कि जिसमें इख्तलाफ हो या फिर कोई इस तरह के चैलेंजेस जिससे मुल्क निपटा जा रहा है। सबको साथ मिलकर चलना होगा। डायलॉग की बात की उन्होंने बाकायदा। उन्होंने ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने उमर अयूब साहब, फजल रहमान साहब, असद कैसर, आमिर डोगर और जैन कुरैशी साहब के पास चलकर जाकर उन्होंने बाकायदा उनका हाल दरियाफ्त किया। एक बड़ा अच्छा जेस्चर था ऑन द फ्लोर कि जिस तरह हुकूमती हलकों की तरफ से अब आवाज़ आ रही है कि डायलॉग की बात की जा रही है और हमेशा डायलॉग की बात की गई है कि डायलॉग इज़ द बेस्ट वे आउट। कोई भी इख्तलाफ राय हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे बैठ के हल किया जा सके, इससे बेहतरीन कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका जो है वो मुजाहरा किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपोजिशन ने कहा कि फिर बैठ के बात करने को तैयार है। हालांकि ये पेशकश पहले भी दी गई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी ये कहा गया राइट आफ्टर दी इलेक्शंस के सबको मिलकर चलना होगा। बहरहाल जी हम अपना पैनल का तारुफ कराते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद सुमरो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। हमीद साहब वेलकम टू द शो। साथ साथ तशरीफ फरमा है अब्दुल सलाम दादाबॉय साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, एक्टिंग चेयरमैन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। अबरार बख्तियार साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अबरार भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं सर आपसे शुरू करता हूं, फिर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ आऊँगा। पीएम साहब का दो टोक अल्फाज में कल उन्होंने फ्लोर पर मैं तो इसे एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत दिल में उतरने वाली स्पीच भी कहूँगा क्योंकि उन्होंने तमाम तर बातें खोल के रख दी। उन्होंने अपने जज्बात का इजहार भी किया। उन्होंने कहा जी कि ये वक्त नहीं है अपोजिशन करने का या इस तरह की अपोजिशन करने का जिससे प्रॉब्लम्स खड़े हों। खासतौर पर उन्होंने कहा जी डायलॉग की बात करते हैं, पेशकश की गई, पेशकश पहले भी की गई थी, क्या कहेंगे इस हवाले से? हुमैर, मैं तो बड़ा इसको नया नहीं समझता। ये तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त की उनकी तकरीर भी अगर आप उठा लें जी, उस वक्त की पेशकश भी उठा लें, उन्होंने उस वक्त भी उस वक्त के वजीर आजम बिल्कुल जो तब भी कहा के चेयरमैन है बिल्कुल सही उनको ऑफर की थी। न सिर्फ उन्होंने बल्कि मौजूदा जो सदर ममलिकत हैं आसिफ अली जरदारी जी जी उन्होंने भी उस वक्त के जो बानी चेयरमैन है उसको कहा था जी कि आप जो हैं वो आए मिलकर काम करते हैं। लेकिन उनकी पेशकश को जो है वो ये इससे ताबीर दी गई कि ये डर गए हैं, एहतसाब से डर गए हैं, इसलिए जो है ये अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। उनका तो डायलॉग मशहूर यही था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो कल वज़ीर आज़म साहब ने बात की है इससे यही जाहिर होता है कि सियासी पुख्तगी उनके अंदर अब ठहर चुकी है। सही यकीनन जो उन्होंने ऑफ़र की है और ये वक्त की ज़रूरत भी है क्योंकि देखें इस वक्त मुल्क जिस मुआशी चैलेंजेस का जिसका सामना हमें दरपेश है उससे निकलने के लिए हमें सियासी कशीदगी जो है उसको भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं न मानूं वाली बात जो है वो अब इतनी ज़ोर पकड़ गई है कि अब जाहिर है सब इसका हल निकालना चाहते हैं। जी। लेकिन अब वही बात है कि समझ नहीं आती कि अगर आप उनकी पॉलिसीज़ को देखेंगे बानी चेयरमैन साहब की तो वो पर्चे लहरा के कहते थे कि अमेरिका से कोई बात नहीं करनी और वो हमारी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कल की जो अमेरिकन की जो डेवलपमेंट है जी जो दफ्तर खारजा ने उस पर रिएक्ट भी किया जी है, बिल्कुल सही तो आप इसको क्या कहेंगे? जी जी ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है तो क्या है? आप सबसे पहले देखें, एक जब कोई भी किसी दीन में जाता है बंदा तो सबसे पहले तो उसकी जो बेसिक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको दिल से कबूल करता है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको मानता है। मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके नबी को मानता हूँ, इसी तरह। तो आप जब सियासत में भी आते हैं तो अपने उसूल, अपने ज़ाब्ते आपको तय करने होते हैं। आप एक तरफ अमेरिका को बुरा भला कहते हो, आप कहते हो मैं ग़ुलामी कभी कबूल नहीं करूँगा, मैं डू मोर की बातें नहीं मानूंगा, मैं फ़लाँ नहीं करूँगा। लेकिन आज फिर आप उनके आगे घुटने टेक के बैठ गए हो कि भाई आप जो है वो मुझे बस किसी तरह से जो है वो आप निजात दिलाएं। तो ये सारी बातें भाई आप बाहर क्यों देख रहे हो? प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा कल कहा है जी कि अगर बानी पीटीआई को मुश्किलात दरपेश हैं तो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। और मुज़ाकरात जैसे आपने कहा इंट्रो में कहा कि भाई हर मसले का हल मुज़ाकरात है। बिल्कुल ऐसी बड़ी बड़ी आप बैठे हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप मुज़ाकरात मान लें।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں آپ سے کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو آپ کے مینیفیسٹو یا آپ کی سوچ یا آپ کی جو بھی کریکٹر ہے اس کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ نہ مانیں, لیکن آپ بات چیت کی, آپ ٹیبل ٹاک پہ تو بیٹھے ہیں. صحیح یہ میں نہ مانوں والی بات جو ہے یہ ہمیں ختم کرنی پڑے گی, اور اس وقت جو ملک جس کرائسس میں ہے اس کو نکالنے کے لیے ہماری پولیٹیکل جماعتوں کو, پولیٹیکل قیادت کو ایک پیج پر آنا پڑے گا اور مل کر مشکلات سے نکالنا پڑے گا, ورنہ جو ہے ہم اس دلدل میں جو ہے وہ پھنسے رہیں گے. اور کب تک پھنسے رہیں گے؟ جب تک پھنسے رہیں گے جب تک ہم خود نکلنا نہیں چاہیں گے. رائٹ بالکل ٹھیک. سلام صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. اکنامک انسٹیبلٹی اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن, پھر اس کے بعد انتشار پھیلانے کی باقاعدہ کوشش کی گئی. ماضی میں ہمیں یاد ہے کہ کوئی بھی ایسی پولیٹیکل جماعت نہیں تھی جس کو وکٹمائز نہیں کیا گیا. 2018 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. آج پرائم منسٹر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ڈائیلاگ کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہمیں بتائیں اگر کوئی تحفظات ہیں وہ سامنے رکھیں, انہیں حل کیا جائے گا. کتنا خوش آئند ہے, جبکہ کیپنگ ان دا ویو ان دا فرنٹ جو پرانی سچویشن تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عبدالحمید سمرو صاحب نے یہ بات کہی, اور جیسے کہ آپ نے بھی شروعات میں یہ بات کی کہ ڈائیلاگ از دی اونلی وے فارورڈ. جی, بات دراصل یہ ہے عمیر بھائی کہ اس سچویشن میں چھوڑیے پالیٹکس, چھوڑیے دیگر چیزوں کو, صرف ایک پاکستانی ہو کے اگر سوچا جائے تو ہاؤ کین یو انٹر دی فائٹ وداؤٹ بینگ ان سائڈ دی ارینا. دیکھیں نا, ایک پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل اسپیکٹرم سے باہر بیٹھی ہے اور اس کو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ٹیبل پہ بیٹھیے, نیگوشیٹ کیجئے, اینڈ لیٹس فائنڈ اے وے آؤٹ, اے وے فارورڈ. کیوں یہ پروپوزلز اور آفرز مسلسل ریجیکٹ کی جا رہی ہیں, دس از بیونڈ کمپریہنشن. دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے, قبائلی محاذ آرائی میں 6-7 جنریشنز کے بعد بھی لوگ آمنے سامنے جرگے میں بیٹھتے ہیں, آمنے سامنے بیٹھ کے چیزوں کا حل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پولیٹیکل پولرائزیشن کسی صورت میں صرف پاکستان کے لیے نہیں, دنیا میں کوئی بھی ملک کو پولیٹیکل پولرائزیشن ہیمپرز گروتھ, ہیمپرز ڈیولپمنٹ, ہیمپرز دی اکانومی. بھائی آپ بیٹھیے, جو آپ کے گلے شکوے ہیں, جو آپ کے تحفظات ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نیگوسیشن اور ڈسکشن سے حل نہ کی جا سکے. گیو اینڈ ٹیک کا فارمولا ہوتا ہے. آئیے بیٹھیے, بات کیجئے, لیٹس ٹیک دا کنٹری فارورڈ. irreparable لاس ہو رہا ہے پولیٹیکل پولرائزیشن سے. آپ مجھے بتائیے, امیجن یو آر a foreign investor or an overseas Pakistani looking to invest in Pakistan, would you invest a single penny in this political polarization environment? You won't. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, قطعاً نہیں ہوں گے. تو پاکستانی بن کے سوچئے, اور پاکستانی بن کے ذاتیات سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے ذرا سوچئے, ذاتیات سے اوپر اٹھ, بالا تر ہو کے سوچئے, انشاءاللہ حل نکل آئے گا. انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے جی, پوائنٹ ویل ٹیکن. ابرار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں تو جس طرح دو معزز مہمانوں نے کہا اور جو ہم آج کی ڈیبیٹ کریں, اگر پرائم منسٹر صاحب کے خطاب کو دیکھیں تو انہوں نے بہت چند اہم باتیں کی جو انہوں نے باقاعدہ اپنا دل سامنے رکھا. انہوں نے کہا جی جیلیں ہم نے کاٹی, نون لیگ کی قیادت پوری جیل میں رہی, اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, مریم نواز صاحبہ نے جیل کاٹی, اس کے بعد اور دیگر جو لیڈران تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھا, بے بنیاد ان پہ کیسز ڈالے گئے. پیپلز پارٹی کی قیادت کی بات کریں تو صدر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بہت ایک طویل عرصہ جو ہے وہ جیل کاٹی ہے, اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے باہر نکل کے اس چیز کو جتایا ہو یا بتایا ہو. جبکہ اگر موجودہ ٹینور میں ہم دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی کیونکہ جیل میں ہے, لیکن ان کی تمام تر وہ باتیں مانی گئیں. ان کو اے سی بھی چاہیے تھا, ان کی کمرے کی دیواریں بھی گرا دی گئیں, جگہ بھی بڑی کر دی گئی. یہ تمام تر باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آپ نے 2018 کے بعد کرنا شروع کی تھیں تو یہ آوازیں تو تب بھی اٹھنی چاہیے تھیں. اگر آج اپوزیشن میں بیٹھے آواز اٹھا رہے ہیں تب کیوں یاد نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہمارے ملک کی سیاست میں اپوزیشن اور اقتدار میں ہمارے موقف ہمیشہ مختلف ہی ہوتے ہیں. صحیح. کوئی بھی جماعت ہو, اس سے قطع نظر ہم جو بات اپوزیشن میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اقتدار میں آگے بھول جاتے ہیں, جو اقتدار میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن میں آگے بھول جاتے ہیں. کہ سیاست جو ہے, پاکستان کی سیاست ایک بڑی گنجلک سی سیاست ہے جس میں ذاتی مفادات
हमारे यहाँ शायद ज़्यादा गालिब हैं। पार्टी मफादात, ज़ाती मफादात और मुल्क की मफादात उसमें बहुत पीछे चले गए। अब कौमी असम्बली में ज़ाहिर है पार्लियामेंट आपका वाहिद इदारा है जहाँ पर आप मसाइल को हल करते हैं, जी वहीं आप बातचीत करते हैं, वहीं आप तकारीर करते हैं, वहीं एक तजावीज़ पेश करते हैं, मशवरे देते हैं। उसके अलावा तो कोई दूसरा इदारा होता नहीं किसी जी भी मुल्क में। जी बिल्कुल सही। तो आपको अगर साथ बैठेंगे नहीं, तो पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान तो बना ही मुज़ाकरात के ज़रिए था। जी कोई हमने जंग नहीं लड़ी थी, बिल्कुल ऐसी है, हमने कोई बड़ी बगावत नहीं की खूबसूरत थी। बात की आपने, सही। तो पाकिस्तान तो बना ही मुज़ाकरात से जी, था। जी। कायदा आज़म ने अंग्रेज़ों से भी मुज़ाकरात किए, हिंदुओं से भी मुज़ाकरात किए। नेगोशिएट किया, बिल्कुल ऐसी है। जी उस मकालमे के बाद ही तो पाकिस्तान की तश्कील हुई। जी और ज़ाहिर है कि तश्कील कोई आसान काम तो ना था उस ज़माने में कि मुल्क को एक मुल्क को नियर टू तकसीम कर इम्पॉसिबल देना, समझा जाता था, एक बिल्कुल नामुमकिन ऐसी, बात को सही। मुमकिन जी, कर जी, दिखाया। बिल्कुल ऐसी है। और फिर साबिक़ा दौर में पीटीआई के अपने दौर में उन्होंने, ये तो सियासतदान है, ज़ाहिर है इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क में ही सियासत करनी है। कोई आप तस्लीम करें ना करें, उनकी बहरहाल अक्सरियत ना सही, अक़लियत में ही सही, लेकिन अवाम में उनका एक पजीराई मौजूद है। तो आपने तो काले-आज़म टीटी से भी मुज़ाकरात किए थे। जब काले-आज़म टीटीपी से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो पाकिस्तानी सियासतदानों से मुज़ाकरात करने में क्या हर्ज है उसमें। और जैसा सलाम साहब ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े माशी मुश्किलात का शिकार है। कोई भी इस मुल्क में, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कोई पैसा भी इन्वेस्टमेंट इसमें इस सूरत हाल में नहीं हो सकती। और मसाइल कैसे हल होंगे? इसी तरह मसाइल हल होंगे कि आप बैठेंगे, आएंगे, जी एक दूसरे से अपने दिल की भड़ास निकालेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये मसाइल को हल करना नहीं चाहते, ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। और सियासत के लिए तो ज़ाहिर है कि उसमें फिर अगर बैठेंगे तो सियासत होगी नहीं, सही। और बैठ जाएंगे तो मसाइल 10 में से अगर 2 भी मसाइल हल हो जाए तो पाकिस्तान के लिए तो बेहतरी जी, हो जी, सकती है। जी और ज़ाहिर है इसी तरह इसके अलावा तो कोई चारा कोई है नहीं। बिल्कुल और ठीक। कौमी असम्बली है, सेनेट है, पार्लियामेंट आपकी मौजूद है। इल्ज़ामात 2018 में आज जो इक़्तिदार में उन्होंने लगाए थे, आज जो अपोजिशन में इन पर लगा रही है। तो इल्ज़ामात की सियासत तो पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, हमेशा से इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद इसी तरह इल्ज़ामात धांधली के लगते रहते हैं। लेकिन मुज़ाकरात का रास्ता कभी पार्टियों ने बंद नहीं किया। अब सदर पाकिस्तान ने अभी बहुत अच्छी पेशकश की कि भाई डाकू भी हथियार डाल दें और आकर बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो मैं भी इन्हें भी हम कौमी धारे में शामिल कर लेंगे। बलूचिस्तान के जो इंसर्जेंसी हो रही है वहाँ पर भी उन्हें भी आपने पेशकश की कि बगावत करने वाले आए और मुज़ाकरात करें। बहुत सारे लोग आए और कौमी धारे में शामिल हो गए। जी तो कौमी धारे में शामिल करने वालों को जब आप बागियों को शामिल कर सकते हैं, डाकुओं को शामिल कर सकते हैं, आप काले-आज़म टीटीपी को शामिल कर सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है। तो भाई आखिर सियासतदानों में आपस में बातचीत तो दुनिया का उसूल है। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे मसाइल हल होंगे? सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही, पॉइंट वेल टेकन। मैं आपकी तरफ आऊँगा हमीद साहब, अगर बात की जाए, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तानी चीनी कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर्स की मंजूरी दे दी है। मुआशी तौर पर जब हम बात करते हैं, कीपिंग इन व्यू जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स या हमने जो मुआहदे साइन किए हैं बिटवीन जो बरादरान ममालिक हैं, वो भी बड़ा खुशाइंद है। और साथ साथ जिस तरह हम अब CPEC फेज़ 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं आगे? और मेरे इसी प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था जब प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना के दौरे पर बिल्कुल, थे। जी जी और बड़ी अच्छी अच्छी वहाँ से खबरें आई थी, MOUs जो साइन जी हुए थे। जी अब वाकई उस MOUs पर अमल दरामद की ज़रूरत है। रही बात CPEC तो हमारी इस वक्त हम कह सकते हैं कि एक लाइफ लाइन है। लाइफलाइन है, गेम चेंजर। CPEC गेम चेंजर है, बड़ा ज़बरदस्त है और हमारी दोस्ती की एक पहचान है। पूरी दुनिया इस वक्त पाक चीन दोस्ती को CPEC के नाम से जानती है जी कि ये वो दोस्त हैं जो CPEC के ज़रिए जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यकीनन जो उनका दौरा था बड़ा ज़बरदस्त दौरा था और उस दौरे के असरात जो है वो अब ज़ाहिर होने जी शुरू भी हो गए हैं और होने भी चाहिए। ख़ासतौर पे जो चाइनीज़ की सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ थे और इस पॉइंट्स को वहाँ पर भी उठाया गया था, जी तो उसको भी काफ़ी बेहतर किया गया है। इस वक्त न सिर्फ सिंध में बल्कि चारों सूबों के अंदर जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC के काम हो रहे हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाइनीज़ को फराहम की गई है। और क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं वो टारगेट भी हमारी दोस्ती को ही करते हैं, जी जी बिल्कुल वो चाइनीज़ को ही, क्योंकि वो पुरअमन लोग हैं, वो कभी असला लेके साथ नहीं चलते, जी तो उन्हीं को टारगेट किया जाता है सॉफ्ट टारगेट समझ के। तो अब ये बेहतर हुआ है कि अब मज़ीद उसको फुल प्रूफ किया गया है। और ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस के जो थे जी जी वायदे थे, उसके अलावा IT के शोबे में, दीगर शोबात में, तालीमी मैदान में
مختلف قسم کے MOUs سائن کیے انرجی ہیں، سیکٹر میں بھی جی جی اب ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا اسپیڈلی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ اس وقت اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا پڑے گا صحیح اور ان کو راستے دینے پڑیں گے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اس بھنور سے نکلے، مشکلات سے نکلے اور اپنی جو ہے وہ سرو کر سکے صحیح طرح سے حکومت. بالکل ٹھیک تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے اچھا اسٹیپ لیا ہے اور اس کا یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ خود ان پوری جو بھی صورتحال ہے یا اس مد میں جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. صحیح نہ صرف یہ بلکہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا تھا وہ خود بھی ان سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو پاک چائنا دوستی تو ماشاءاللہ ہے ہی مثالی دوستی اور اس کو مزید مثالی بنانے کے لیے جو دونوں فریقین کے درمیان معاملات طے ہوئے ہیں ان کو یقینی بنایا جائے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے جی. سلام صاحب یہی بات میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. جب بات کرتے ہیں ہم سی پیک کی فیز 1 ہم نے دیکھا، فیز 2 کی طرف الحمدللہ وی آر ناؤ ہیڈنگ ٹورڈز فیز 2. جہاں بات آتی ہے B2B بزنس ٹو بزنس کوآپریشن بٹوین دی ٹو کنٹریز، وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بلانگ ٹو دا بزنس سیکٹر، ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی تو وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ذرا دونوں پہ روشنی ڈالیے گا. انڈیکیٹرز کیا کہتے ہیں موجودہ؟ عمیر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جیسے کہ حمید سومرو صاحب نے کہا کہ جب سے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف بھی ساتھ تھے چائنا کی جو وزٹ ہوئی اس کے بعد واپس آنے کے بعد اس پر فوکس انٹینس ہو گیا رائٹ صحیح آن دی MOUs ایگزیکیوٹیڈ اینڈ دی ایگریمنٹس. تو امپلیمنٹیشن سٹیج جو ہے وہ کافی انٹینس ہے. ایک تو جیسے انہوں نے فرمایا چائنیز کی سیکیورٹی کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے، بیف اپ کر دی گئی. دوسری چیز جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ 20 انکیوبیشن سینٹرز کھولے جا رہے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان جو بزنسز کو ہیلپ کریں گے فار دی ڈیولپمنٹ آف سافٹ ویئر اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تاکہ آرٹیفیشیل یہ جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ فرام پاکستان ہے اس کو 15 سے 20 ارب ڈالر تک لے جایا جا سکے. بالکل ٹھیک. ابھی 3 سے 4 ارب ڈالر کے درمیان سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیے بات دراصل یہ کہ whether we agree or not, whether we like it or not, سی پیک ایک ریالٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. چائنا ہمارا نہ صرف ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، الائے ہے، بلکہ نیبر بھی ہے. جی اور سی پیک جو ہے وہ صرف پاکستان کو ٹچ نہیں کرتا، پورے ریجن کو کرتا ہے اینڈ اٹ از پارٹ آف دا BRI انیشیٹو، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. تو یہ تو سونر اور لیٹر انشاءاللہ ول بی ایگزیکیوٹیڈ ان ٹوٹیلٹی اور یہ ایک ریالٹی ہے. اچھا اب جو کل پرائم منسٹر صاحب کی بجٹ سے متعلق سپیچ تھی، میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کو ٹیکنیکلی ہم پروپوزڈ بجٹ کہیں جو کہ ایک نارمل روٹین ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل لے آؤٹ اناؤنس کرتی ہے جس کو ہم عرف عام میں بجٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پہ اپنی سفارشات، سجیشنز، ایڈوائسز، جو ریمیفیکیشنز ہیں، ماڈیفیکیشنز ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں. سینٹ میں بھی وہ سفارشات جاتی ہیں اینڈ دین وہ انٹرپریٹیشنز، کاؤنٹر انٹرپریٹیشنز کے بعد کہیں جا کے وہ فائنلٹی اختیار کرتا ہے. تو دس پروسیس میرے خیال سے یہ کوئی 1-1.5-2 مہینہ لگے گا بیفور وی ایکچولی نو کہ واٹ از ان دی آفنگ. بالکل ٹھیک ہے. ابرار صاحب یہی بات میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. پاکستان چائنا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً جو ہمارے حوصلے ہم فخر سے بلند ہو جاتے ہیں کیونکہ جس طرح کی مثالی دوستی ہم نے ماضی میں دیکھی ہے اور جس طرح کی حالیہ سچویشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریجنل کوآپریشن ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز وہ بہت زیادہ بہتر سمت میں اور بہت زیادہ آگے بڑھی ہے. کیا سمجھتے ہیں سی پیک فیز 2 کے بعد آنے والا آئندہ جو 1-2 سال ہیں، خاص طور پر ہم اپنی جو عسکری قیادت ہے ان کو بھی سلام پیش کریں گے کہ جس طرح انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا، خاص طور پر جو سرمایہ کاری کا فرنٹ تھا اس پہ بھی بہت زیادہ حکومت کا ساتھ دیا گیا. کیا کہیں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کتنا قریب ہے پاکستان کے؟ اسٹیبلٹی کے لیے تو کوششیں جاری ہے، لیکن سب سے بڑی جو کوشش اس میں یہ ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن بھی اس میں شریک ہو. صحیح. اپوزیشن خود جب تقریر کرتے ہیں، اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لانا چاہیے. اسٹیک ہولڈرز آپ کے کون ہیں؟
खुद हुकूमत, अस्करी क़यादत और अपोजिशन। जी और अपोजिशन जब ये कह रही है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले, तो एतमाद में कैसे लेंगे? ज़ाहिर मुज़ाकरात के जरिए एतमाद मिलेंगे। और जब मुज़ाकरात की वहां से बात हो रही है तो आप accept नहीं किया मुज़ाकरात जा में रहा। अगर शरीक नहीं होंगे तो स्टेक आप बिल्कुल, ये एतमाद बड़ा में वैलिड कैसे पॉइंट शामिल होंगे आप? जी 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 अब सीपैक एक ऐसा मंसूबा है कि ज़ाहिर है कि ये जहाँ हमारे लिए बहुत मुफीद है और बहुत फ़ायदेमंद है, और जो मुस्तकबिल में हमारे लिए बहुत तरक्की के बहुत सारे रास्ते खोलेगा। खोलेगा, बिल्कुल सही। यहाँ इसमें रोज़गार के भी मौक़े हैं और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी आपकी। और जी उसमें इसके साथ साथ आपके साथ एक जो मुश्किल है वो ये है कि आपका पड़ोसी है और दूसरे के ममालिक जो है वो इसके मुखालिफ हैं। जी और कल जो गिरफ्तार हुए बलूचिस्तान में कुछ कालेदम तंजीम के लोग, कमांडर्स, उन्होंने बताया है कि ये इराक़ का जो हदफ है वो सी पैक है, और चाइनीज़ शहरी पर हमले करने उनका जो पहला हदफ है वो नहीं चाहते कि वो नहीं चाहते कि दोस्ती आगे सीपैक बढ़े, तरक्की करे, स्टेबिलिटी हो, आगे बिल्कुल बढ़े। सही। सीपैक से ज़ाहिर है कि सीपैक जब अब तरक्की करेगा, पाकिस्तान की तरफ कारोबार आएगा, पाकिस्तान की बंदरगाह से यहाँ से माल जाना शुरू होगा, तो उनकी मुतासिर होगी शायद। हालांकि मेरा नहीं ख्याल है मुतासिर होगी, लेकिन बहरहाल वो ये समझते हैं एक बहुत बड़ा थ्रेट तो समझ रहे हैं वो, जी, अपने आप को वो समझते हैं कि उनको खतरा महसूस होगा इससे। हालांकि वो उनका अपना कारोबार है, अपना कारोबार तो दुनिया में इसी तरह दो दुकानें होती हैं, दोनों चलती हैं जी। लेकिन बहरहाल क्योंकि दुश्मनी का एक रवैया है, तो उन्होंने इसके खिलाफ बलूचिस्तान में एक इंतशार की कैफियत पैदा की हुई है। बागियों को उन्होंने असला भी फराम कर रहे हैं, हथियार और पैसा भी फराम कर रहे हैं। कल कमांडर ने बहुत तफसील से बहुत चीज़ें उसने वाज़ेह की और बताया कि इराक़ किस तरह पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है। उसमें ये भी शामिल था कि चीनियों पर हमले करें, सीपैक पर हमले करें और लोगों को अगवा करके ले जाएं और फिर उसको डाल दें कि सिक्योरिटी इदारों के गले में कि ये उन्हें उठा कर लेकर और मिल नहीं रहे। उसमें भी अभी देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। अगर आप इसको, लोग आमतौर पर कहते हैं कि जी आप तो ऐसे ही हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन आप अगर अखबारात उठा कर देखें इंडिया के, और कंटिन्यूस तो प्रोपेगेंडा वहाँ पर मुसलसल एक प्रोपेगेंडा जो है ना मौजूद होता है। पाकिस्तान तो के इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान की बुनियाद पर इलेक्शन होते हैं, और अखबारात आप उनके पढ़ें तो आप हर अखबार में कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ होता है। बिल्कुल जी जी। एक मतलब एक सच्ची बात को झूठा कर देते हैं, झूठी बात को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ज़ाहिर है इस रवैये के साथ जो है ताल्लुकात उनसे भी हमारे बेहतर होने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन बहरहाल सीपैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर ये कामयाब हो गया इंशाल्लाह, और कामयाब होगा, तो पाकिस्तान में तरक्की और माशी तरक्की के जी और शायद तालीमी तरक्की के भी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहरहाल एक तालीमी मामला है जी, एक नई राहें खुलेंगी और बहुत सारी तरक्की आगे पाकिस्तान जो है मुस्तकबिल में चंद बरसों में, अगर ये हुकूमत बरकरार रहती है, चाहे मुसलसल अपने मुद्दत पूरी करती है, और मुद्दत पूरी करनी चाहिए बहरहाल जो भी हुकूमत हो, इस मुद्दत में शायद पाकिस्तान जो है वो जब हुकूमत अपनी नए इलेक्शन की तरफ जाएगी तो सूरत हाल खासी मुख्तलिफ होगी, बेहतर होगी इंशाल्लाह। महंगाई का भी कमी आएगी, और जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें महंगाई शरह कम तो हुई है खासी जी, कि बहुत सारी बुनियादी चीज़ें, आटा, घी, चीनी जैसी चीज़ें बहरहाल नीचे आई हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि कोशिशें जारी हैं और कोशिशों को सपोर्ट करना चाहिए, ये समझकर कि कौम और मुल्क का मामला है। बिल्कुल सही। ये किसी नून लीग का, तहरीक इंसाफ का या JUI का या PUP का मामला नहीं है जी, ये एक कौम का और मुल्क का मामला है। राइट। ये दो बड़ी जमातें का इत्तेहाद हुआ है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जी, और आवाम की ये ख्वाहिश मौजूद है, मेरी भी और मेरे ख्याल है हम सब की, कि अगर PTI भी उसमें शामिल हो, इत्तेहाद में शामिल ना हो, लेकिन अगर मिलकर इस मुल्क के लिए मिलकर बैठ जाएं सारे जी जी, तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। राइट, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और बड़ी अहम न्यूज़ डेवलपमेंट है, मैं थोड़ा इस तरफ भी आऊँगा, थोड़ा टॉपिक से हम अगर हट के बात करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, देखा कि खेलों के फ़रोग़ का जो मामला था पिछली टेन्योर में, डिपार्टमेंटल खेलों को बंद कर दिया गया था। बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी बाकायदा तौर पर उसको बहाल करने की, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल करने की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा जी कि साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की जाए, जो कि ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर भी तमाम तर खेलों में प्लेयर्स मौजूद हैं, उनको भी हौसला अफजाई की जाए, उनको थोड़ा एम्पावर किया जाए। किस तरह देखते हैं इस सिचुएशन में भी, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन करंट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप थोड़ा सा हम लोग परेशान हैं पाकिस्तानी कौम। उमेर यकीनन परेशान है, क्योंकि ये अजीबोगरीब फैसला था और हमें सबको इस फैसले को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बड़ी अहमियत रखती है हर मुल्क के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब यही होता है कि आप जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको अपने घर के करीब
कोई ग्राउंड फराहम करें और उनको वो तरबियत भी फराहम करें ताकि वो सीख कर और खेल कर जो है वो मुल्क के लिए कोई असासा बन सके। तो ये अब इस वक्त जो मौजूदा बहरान है, क्रिकेट में देख लें, हॉकी में देख लें, और इसी तरह ओलंपिक गेम्स में जितनी किसी खेल का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि हम बहुत आगे जा रहे थे। जिस स्पीड से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो पूरी दुनिया में अपना मुल्क का नाम रोशन कर रहे थे, वो स्पीड उसको भी कोई नजर लग, जंग लग गया। और ये जंग लगने की एक वजह ये भी थी कि न सिर्फ डिपार्टमेंटल क्रिकेट बल्कि जो खास तौर पे मुख्तलिफ कंपनीज जिले लेवल पे, प्राइवेट लेवल, डिविजनल लेवल पे, सूबाई सतह पे टूर्नामेंट्स होते थे, मुकाबले होते थे, गेम्स होती थी। अब सिंध गेम्स का हम जिक्र करें, सिंध गेम्स ने पाकिस्तान को आलमी सतह के प्लेयर्स दिए किसी जमाने में, तो वो अब उसका इनकाद भी इस वक्त वही कभी अमन अमान की सूरत हाल का मसला आता है, कभी कोविड की बात आ जाती है, कभी इसी तरह की कोई और सूरत हाल ऐसी दरपेश, सैलाबी सूरत हाल जैसे 2022 में हमें दरपेश आई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती हैं फिर हमारे खेलों पर, और नुकसान होता है मुल्क का। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा अच्छा फैसला है। अब आप देख लें, बैंक्स जो है वो अपनी अपनी टीमें किसी ज़माने में बनाया करते थे, और ये जो बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी क्रिकेट में ये तमाम जो हमने जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है पाकिस्तानी क्रिकेट के बड़े स्टार हैं, वो मुख्तलिफ बैंक्स की टीमों के खिलाड़ी होते थे, और उनकी बाज़ाब्ता तौर पे पक्की नौकरियां होती थी इदारों में, जिसकी वजह से उनका जो किचन था, जो उनका जो घर का जो खर्चा था वो चलता था। और उसके अलावा अगर पाकिस्तानी टीम से भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती थी, उनको थोड़ा सा बी या सी कैटेगरी में लाया जाता था, तो उनको वो डिपार्टमेंट सपोर्ट करते थे, और वो खिलाड़ी जो है वो सरवाइव करते थे आपके मुआशरे में, और फिर एक मरतबा फिर अच्छा खेल पेश करके फिर अपनी एक जगह बना लेते थे। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का ये अच्छा फैसला है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, और इसको शफाफ भी बनाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पे जो है ना, वो ख़ास तौर पे हमें जो छोटे सूबे हैं उनको तो बड़े संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान वगैरह। हमारी तो ख्वाहिश है कि जैसे हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है, तो इस गुलदस्ते में हमें अपने फूल नज़र नहीं आते। अपने फूल अगर नज़र आएंगे सबको तो यकीनन वो दुआएं और दिल से करेगा। दुआएं तो अब भी हम करते हैं, अब भी हमारा, क्योंकि पाकिस्तान से आगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अगर हमारे घर का कोई फूल होगा, हमारे मोहल्ले का कोई बच्चा होगा, तो हमें और मजीद खुशी भी होगी, हम और जो है वो उसको ओन करेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सिंध के साथ भी थोड़ा सा इस मामले में मसला रहा है। मैं तो बड़ा अच्छा इसको, अगर खेलों की बात हो रही है तो अभी सिंध हुकूमत ने जो SPL सिंध प्रीमियर लीग जो है वो लॉन्च की, इसी तरह तमाम सूबों को आगे आना चाहिए, न सिर्फ डिपार्टमेंट्स को बल्कि सूबों को भी आगे आना चाहिए, और इन चीज़ों को फ़रोग देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अब इस वक्त देखें PCB ने जितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, मराहतें खिलाड़ियों के लिए रखी हैं, तो इस पर भी बहुत सारे सवालात अब उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर तो सारी चीज़ें सामने लाई जाती है ना, कि भाई हम करोड़ों रुपए इन लोगों को क्यों दें जब ये हमारे लिए परफॉर्म नहीं करते। जब पाकिस्तान का नाम आता है, जब पाकिस्तानी टीम मैदान में होती है, तब इनकी परफॉर्मेंस जो है वो पता नहीं ये क्या हो जाता है। ये जो जैसे हम बचपन में कभी कभी कहते थे मुखालिफ टीम वाले बड़े लड़के ले आए थे, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि वो बड़े लड़के लाए थे, हमारे भी बड़े ही होते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये ज़बरदस्त इक़दाम है, और इस पर मन्नो से अमल होना चाहिए, और तमाम इदारों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि इदारे गरीब नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, राइट। बैंक्स वगैरह को आप देख लें, उनका प्रॉफिट होता है, उनका एक हिस्सा होता है। एक स्पोर्ट्स फंड किसी ज़माने में हुआ करता था, तो वो फंड कहाँ जा रहा है? राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है, पॉइंट वेल टेकन। सर आपकी तरफ ये लेके आऊँगा, जिस तरह अभी हमीद साहब ने भी कहा, खेलों के फ़रोग की जब बात आती है, देखा कि हालांकि एक बड़ा अजीब सा फैसला था जो कि पिछली हुकूमत की तरफ से हमने देखा, बीइंग अ क्रिकेटर हिमसेल्फ, इस तरह का फैसला आया कि उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी, बिल्कुल डीमोरलाइज कर दिया जो ग्रास रूट लेवल पर खेलने वाला एक स्पोर्ट्समैन था उसको। इस फैसले को इस तनाजुर में किस तरह देखते हैं, क्योंकि हम जहाँ देख रहे हैं कि जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, वहाँ एक खेलों का भी चैलेंज हमारे सामने खड़ा है, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल वर्ल्ड में। मैं विदाउट क्रिटिसाइजिंग व्हाट द प्रीवियस गवर्नमेंट हैज़ डन, मैं तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि मौजूदा हुकूमत ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और अनाउंस किया। बहुत बड़े चैलेंजेस सामने और भी थे, साथ ही उन्होंने ये भी अनाउंस किया, और ये इसको इनकरेज और मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सूमरो साहब ने अभी फरमाया, हर बैंक की नहीं, PI
की, वापडा जी, की, जी, तमाम तरह इदारे। KEC की, हर सबकी टीम्स इदारे हुआ की करती अपनी टीम्स हुआ करती थी, जी। बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स की अपनी टीमें राइट, हुआ करती राइट। थी, और वहीं से फिल्टर होके लोग नेशनल धारे में और नेशनल टीम में और आते इसका थे। एक सोशल एंगल भी था कि प्लेयर्स जब आपस में इदारे मिलते थे तो एक सोशल मैं उस पे जी, आ जी, रहा जी, था। जी। अच्छा, वो फिर एक CSR का फैक्टर भी CSR बनता फैक्टर भी था, एग्जैक्टली। जिसमें जो है पीपल हु कुड मेक दिस कंट्री एंड नेशन प्राउड, जी, जी, जी। उनको जो है ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते थे, पैट्रनाइज करते जी। थे। अच्छा चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, गलती हो गई। अब आइंदा के लिए चूंकि अब ये नॉलेज में आ गई है, अनाउंस हो गया है, इसको हाईलाइट भी कर दिया गया है, जी, जी। तो अब इदारे दोबारा से एक्टिवेट हों और इसको दोबारा से जी, जी। मतलब ऑन ट्रैक विद ऑल फोर्स एंड विगर इम्प्लीमेंट किया जाए। जो सूरो साहब ने एक बात की, सिंध की महरूमी की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुलदस्ता तो है पाकिस्तान, आई मीन वी डू रिप्रेजेंट डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, तो सिंध के ये तहफ़्फ़ुज़ात भी ख़त्म कर दिए जाए। एक अदद खिलाड़ी अगर सिंध से या बलूचिस्तान से ले लिया जाए जी, जी। ऑन मेरिट, तो इट विल सेंड आउट अ वेरी पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी स्मॉलर प्रोविंस। सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे राइट, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह। मैं अबरार साहब आपकी तरफ आऊँ, खेलों को पीस का प्रमोशन करने का एक रास्ता भी कहा जाता है। दुनिया भर में जहाँ देखते हैं कि जहाँ खेलों की बात होती है, वहाँ कहते हैं जी जो पीस प्रमोशन है वो खेल के थ्रू सबसे बेहतरीन किया जा सकता है, क्योंकि तमाम तर इख्तलाफात जो भी हों वो भुला के जब स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया जाता है तो ये बड़ी एक खूबसूरत कैफियत होती है। अब खेलों के फ़रोग के लिए जो इकदाम अब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से लिया गया है, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पे जो एक बैन लगा दिया गया था उसको लिफ्ट करने की अब इजाज़त दी गई है बाकायदा तौर पर, ये कितना खुशाइन समझते हैं, इसमें परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हो सकती है? और बीइंग अ जर्नलिस्ट थोड़ा जर्नलिस्टिक एंगल भी बताइएगा हमें कि कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हमने खेलों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया है। अगर अवामी सतह पे भी बात करें तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट अब दिखाई नहीं देती जो कि कभी हुआ करती थी, परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये इस इदारे जब खेलों को, क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वाश, हमारी बड़ी जी, स्क्वाश पाकिस्तान किसी के- ज़माने में किसी बिल्कुल ज़माने में पाकिस्तान वी यूज्ड टू रूल द वर्ल्ड, हाँ उसका बिल्कुल, ताज बिल्कुल। पाकिस्तान के सर पर होता बिल्कुल था, ऐसे ही, तीनों बिल्कुल। के मुसलसल रहा है। बड़े जी, मुसलसल जी। रहा कि बरसों जी। तक रहा। ये इसके साथ साथ में एक और बात आपको कहूँ मैं कि जी, पाकिस्तान प्लीज। में ये उसमें सिर्फ इदारों के साथ ही ये नहीं हुआ कि उनके खेलों के इदारे ख़त्म कर दिए गए। जी, हमारे जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो याद होगा कि कॉलेजेस की टीमें भी होती थी, स्कूल्स की टीमें भी होती थी, यूनिवर्सिटीज़ की भी टीमें बिल्कुल होती होती है, बिल्कुल होती थी। इंटर कॉलेजेस मैंने मुकाबले बहुत होते खेला थे, है, जी। इंटर यूनिवर्सिटीज़ मुकाबले होते जी, थे। जी, जी, जी। तो उसमें जो आपने बात कही ना कि ये अमन का पैगाम होता है, जब इंटर कॉलेजेस और इंटर यूनिवर्सिटीज़ मुकाबले होते थे तो मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ सूबों के खिलाड़ी और स्टूडेंट आपस आपस में में बैठते मिलते थे, थे क्या बात है, और एक बड़ा दूसरे के जी, जी, तबादला ख्याल होता था। जी। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ जब हम मिलते हैं दूर हो जाती हैं। तो हम एक दूसरे से हम जब बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, जी, जी, जी। हमारी गलत फहमियाँ जो जो पैदा कर दी गई सुनी होती हैं, सुनाई वो बातें, सुनी जी, जी। सुनाई बातें बिल्कुल उससे दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जी, जाती जी। हैं। और खेलों का देखें मुल्क में कहीं कोई भी मुल्क हो, खेलों का बड़ा इम्पैक्ट होता है। सही। मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़ा और मैं आपको एक बात कहूँगी सिंध यूनिवर्सिटी के बारे में, एक तासुर जो था शायद अब भी होगा, जी, जी। लोग एक पैदा कर कि कौम परस्त तंजीम है, मुल्क की दुश्मन है। देखिए, आप अपने लोगों के साथ क्या करते हैं, किस तरह पेश आते हैं, वो आपको मुल्क के लिए तरक्की का सबब होता है। हमें अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत होते थे जब हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जी, तो क्रिकेट में पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले होता था उसमें। तो जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये सिंधी स्टूडेंट जो है, ये कौम परस्त लड़के, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। और आप मेरा हैरान होते होंगे आप कि हम जब पाकिस्तान जीत रहा होता था या पाकिस्तान की बॉलिंग आउट जी। कर रहा होता था या पाकिस्तान छक्के चौके लगा रहा होता जी, था, जी। तो सिंध यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के नारों से गूंज रही होती थी। क्या बात है, क्या बात है, सही। अब उन बात को आप किस तरह कैश करवाते हैं, ये तो आपके करता धरता जो लोग हैं, जो इदारे हैं, जो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। सही। लेकिन मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि हमने कभी इस खेल की बुनियाद पर पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा हमने यूनिवर्सिटी में अपने देखा। राइट, राइट, बिल्कुल ठीक। इसमें कोई
वो नहीं था कि हिंदुस्तान जब हारता था तो नारे लगते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के, और पाकिस्तान जब चक्के लगाता था तो पाकिस्तान पाकिस्तान शोर मचता था उसमें। जी 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 और उस वक्त कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो तासुर है वो कोई यकीनन वो गलत तासुर था जो पैदा किया गया था, और हमने अपनी आंखों से देखा, हमने उस पर अमल, लोगों ने उस तासुर को अपने जज्बे से दूर किया। उन जज्बों को कैश ना कराया तो आपका नुकसान ज़ाहिर है आप मुल्क को होगा उसका, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ से फिर निकल कर आगे भी गए, हमारे साथ के लोग बहुत अफसरान बने, फौज में भी गए और ब्यूरोक्रेसी में भी गए। तो खेल जो है वो लोगों में जज्बा पैदा करता है आपके मुल्क के बारे में भी। जी जी जहाँ तक ये मामला है कि किसी सूबे की नुमाइंदगी कम है या ज़्यादा है, देखिए मेरिट जो है उसको आप बुनियाद बनाएं सही हर शोबे में, जी खेल नहीं, हर शोबे में। आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी फ़ौज है, आपकी अदलिया है, आपके पार्लियामेंट है, तालीमी इदारे हैं, वाइस चांसलर है, प्रिंसिपल्स हैं। आप मेरिट को अगर बुनियाद नहीं बनाएंगे तो वही असर होगा जो हमारे साथ हुआ है। सही आप मेरिट की बुनियाद पर जब पाकिस्तान की टीम बनती थी तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती थी, जो हॉकी की टीम बनती थी तो ये सूरत हम मैच जीत लेते थे। बिल्कुल ऐसी है। उसमें ये नहीं होता था कि कराची का खिलाड़ी शामिल कर लिए और लाहौर के छोड़ दिए, लाहौर के शामिल कर लिए, पेशावर के छोड़ दिए। जी 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 जो अच्छा खेलता था खिलाड़ी वो शामिल हो जाता था टीम में, जो परफॉर्मेंस उसकी नहीं होती थी वो बाहर हो जाता था। तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम बनाए। अगर कराची के खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, हैदराबाद के खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं या लाहौर के खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो उन्हें शामिल करें, और नहीं खेलते तो उन्हें शामिल ना करें। सही लेकिन इस बुनियाद पर कि ये वहाँ एक खित्ते से ताल्लुक़ रखता है या दूसरे खित्ते से ताल्लुक़ रखता है, जी जी आप अगर टीमें बनाएंगे अपनी पसंद की बुनियाद पर कि मेरा दोस्त का बेटा है या मेरा दोस्त का भतीजा है, मेरे दोस्त का भांजा है, तो कोई भी ना टीम परफॉर्मेंस कर सकती है, ना कोई जमात परफॉर्मेंस कर सकती है, ना कोई इदारा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसको जो है हमें मेरिट को इख्तियार करना पड़ेगा हर जगह पर, तभी हम कोई तरक्की की तरफ हर शोबे में तरक्की के लिए मेरिट ही बुनियाद। राइट बिल्कुल ठीक और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं है हमारे पास, क्या दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि बगैर मेरिट आप टीमें बना लें, पसंद की बुनियाद पर आप सिलेक्शन कर लें। बिल्कुल जी, पॉइंट वेल टेकन, राइट। और बेहतरी की उम्मीद रखें तो ये तो फिर ख्वाब होगा, बगैर इसके बगैर तो कोई हो नहीं सकता। सही सही बिल्कुल ठीक है। मैं चूंकि खेलों की बात हो रही है, थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट एक आखिरी 3-4 मिनट की कमेंट ले लूँगा। वर्ल्ड कप चूँकि इस वक्त हो रहा है, आपने देखा कि आज अफगानिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना रहा, बैटिंग नहीं चल सकी। साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड है, बड़ा कांटेदार मुकाबला आज शाम को होने जा रहा है। मैं तो भरपूर तौर पे, मेरी तो सपोर्ट इंग्लैंड के साथ है। हम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान दिल में तो मैं देख रहा हूँ कि मैच होता देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इंडिया आगे जाए। क्या कहेंगे? उमेर, यकीनन इंडिया के लिए तो हम दुआ नहीं कर सकते, सवाल ही वो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा दुश्मन है। जी जी, हर महाज पर दुश्मन, हर महाज पर दुश्मन है। न सिर्फ खेल में दुश्मन रहता है, बल्कि खैर खेल तो खेल है, उसको तो ज्यादा दोस्ती दुश्मनी में बिल्कुल सही काउंट भी नहीं करना चाहिए, जो अच्छा खेलेगा। लेकिन अगर आपने सवाल किया है दिलों की बात इंडिया करें और उसका इंग्लैंड का, तो यकीनन हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट जो है वो इंग्लैंड के साथ है। हम चाहेंगे कि अगर हम नहीं है तो हमारा हरीफ क्यों हो। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाकिस्तान नहीं तो हम हिंदुस्तान की सपोर्ट भी नहीं कर सकते। और हमारी ख्वाहिश होगी कि इंग्लैंड जीते, इंग्लैंड आगे आए, ताकि, क्योंकि एक और चीज भी बताऊं कि रवैये जो है ना वो आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वो रवैया रखा हुआ है हर मैदान में। आप आलमी सतह पर देख लें, आप इवन हमारे और आपके रिश्तेदार बाहर भी रहते हैं जी, तो अब ये तासुब और ये जो तफरीक है, ये इंडियंस जो हैं वो वहां पर भी उसका मुजाहरा अमली तौर पे करते फैला रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि दयारे गैर में तो सब एक होते थे, एक दूसरे को, बल्कि मैचेस साथ बैठ के देखते थे। बिल्कुल सही। लेकिन अब वो मोदी के आने के बाद जो नफरतें, उसका बीज जो उसने डाला, उसको फिर परवान भी चढ़ाया। सही। तो उसके बाद अब नफरतें बढ़ गई इतनी हद तक कि लोग आपस के जो उनके सोशल रिलेशन से उस पर भी ये चीजें असरअंदाज हो रही है। तो भाई खेल जाहिर है, मैं फिर उसी की सपोर्ट करूंगा। मैं चाहूंगा अल्लाह करे कि इनकी गर्दन भी मरोड़ी जाए, क्योंकि हम नहीं है तो फिर वो भी ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। सर आप किसको सपोर्ट करें? क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ साउथ अफ्रीका इस दफा वर्ल्ड कप लेके जाए, क्योंकि बड़ी तवील स्ट्रगल है, हमेशा सेमीफाइनलिस्ट बनते हैं, आगे नहीं पहुंच पाते। क्या कहेंगे? मैं क्या पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को सपोर्ट कर सकता हूँ? नहीं, वो तो पाकिस्तान को तो लाजमी, वो तो हमारा, क्योंकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। हम नहीं तो वो भी ना हो, ठीक है ना। बात दरअसल ये है कि हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड, लेकिन ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो पिछले 8-10 साल में हेट्रेड को फैन किया है,
बिल्कुल ऐसे लगता है कि वी आर आर्च राइवल एंड सोन एनिमीज फ्रॉम जनरेशंस, ठीक है ना। तो हमारी तो दुआ यही है कि वो टीम जीते जिससे कम से कम सही पड़ोसी मुल्क ना हो बस। हाँ, सही, वो बिल्कुल भी ठीक। एरिना से बाकी बाहर निकल आए। इंग्लैंड जीते या साउथ अफ्रीका जीते वो Really doesn't matter। और बिल्कुल ये ठीक, जी। बात दरअसल ये उमैन के कौमों पे वक्त आते हैं। पाकिस्तान is going through a turbulent and turmoil, लेकिन इंशाल्लाह विल लेकिन बी ला आउट ऑफ तकनतु इला रहमतिल्लाह, सुभान इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान निकलेगा। पाकिस्तान इज हेयर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। क्विकली लास्ट मिनट है, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। जीतना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सही मैं भी यही चाहता हूँ। उसकी वजह मेरे जरा साथी उसमें हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेलते हैं, कुछ क्या पाकिस्तानी क्या खिलाड़ी बात भी खेलते क्या हैं। बात है, तो हम ये भी बड़ा अच्छा हम एंगल है। इसी बुनियाद पर जो है खुश हो लेंगे कि हमारे कुछ लड़कों ने अच्छे वहाँ पर हमारे चले चले हैं, जी, तो ज़ाहिर है बेशक, हमारे बेशक। पाकिस्तानी That's a हैं, wonderful angle, ये बड़ा अच्छा मुसलमान angle है। लड़के उसमें खेल रहे हैं उसमें, जो ज़ाहिर है किसी और टीम में शामिल राइट सर, राइट सर, बहुत इसी शुक्रिया। एंगल में एक जी, जुमला जी, मैं जी। ऐड कर लूं कि जब हम नहीं है ना, हाँ। हम मैदान में नहीं है तो हमारा अब क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा। अब जो भी जीते जो भी हारे हमें सही, कोई ये सरोकार नहीं। लेकिन फिर भी वो पड़ोसी मुल्क ना जीते, ये तो हम नहीं। थैंक यू सो मच हमीद सुमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब्दुल सलाम दादा भाई साहब, थैंक यू सो Very मच। kind to अब्रार have बख्तियार साहब, invited। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते हैं जी आपसे इजाजत, और ऑन दैट नोट आज इंडिया हारेगा और फिर उसके बाद इंग्लैंड जो है वो फाइनल में पहुंचेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और फिर साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी बात मेरे साथ तो है कि मैं सपोर्ट करूंगा। बहरहाल पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका के लिए टाइटल जीत जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, सबका हक है, हम जीत चुके हैं एक बार, तो आई थिंक इस दफ़ा मौका देना चाहिए साउथ अफ्रीका को, सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल जी, ऑन दैट नोट कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।